वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DSR ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे चिक में डेवलपमेंट किस तरीके से होता है या एम्ब्रियोजेनेसिस इन चिक। अब फाइलोजेनेटिक ट्री के बेसिस पर अगर बात करें तो चिक का डेवलपमेंट या बर्ड्स का डेवलपमेंट और रेप्टाइल्स का जो डेवलपमेंट होता है वो काफ़ी हद तक सेम होता है। और मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि इनमें योग की प्रेजेंस नहीं होती है, लेकिन बर्ड्स में जो है वो योग की प्रेजेंस होती है। तो डेवलपमेंट बर्ड्स में किस तरीके का होता है वो आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे, और फिर अगले लेक्चर में हम मैमल्स के बारे में बात करेंगे या ह्यूमन में डेवलपमेंट किस तरीके से होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले वर्टिब्रेट्स के बारे में कि वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो एग में डेवलपमेंट के बेसिस पर दो तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि पहले एमनियोड्स टाइप के और दूसरे एन एमनियोड्स टाइप के। एमनियोड्स टाइप के जो एग होते हैं वो लैंड पर लेइंग की जाती है उनकी, और जो एन एमनियोड्स टाइप्स के एग होते हैं उनकी लेइंग जो होती है वो वाटर पर की जाती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें। तो डिफरेंस जो होता है वो एनवायरनमेंट के बेसिस पर होता है कि एक जो है वो वाटर में डेवलप हो रहे हैं और दूसरे जो हैं वो लैंड पर डेवलप हो रहे हैं या टेरेस्ट्रियल लाइफ है उनकी। होते कौन से हैं? एमनियोड्स टाइप के जो होते हैं वो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में पाए जाते हैं, और एन एमनियोड्स टाइप्स के होते हैं वो साइक्लोस्टोम, फिशेस और एम्फीबियंस में पाए जाते हैं। क्योंकि हमें पता है इनकी जो लाइफ साइकिल होती है, जैसे फिशेस की बात की जाए या एम्फीबियंस की बात की जाए, तो ये वाटर में रहते हैं, तो फिर इनका जो डेवलपमेंट होगा एग का वो भी वाटर में होगा, इसलिए ये एन एमनियोड्स टाइप के होते हैं। और ये सारे जो हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये लैंड पर पाए जाते हैं। तो इसलिए इनके जो एग हैं उनका डेवलपमेंट भी कहाँ पर होगा? लैंड पर होगा। अब क्योंकि लैंड पर काफी स्ट्रेसफुल कंडीशन प्रेजेंट होती है, तो उनको सही तरीके से डेवलप होने के लिए इस तरीके के जो एग होते हैं उनमें कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। अब ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कौन कौन सी हैं? जैसे कि एमनियन हो गया, कोरियन हो गया, अलंटॉयस हो गया और योक सेक प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, इन्हीं की वजह से लैंड पर जो एग डेवलप होते हैं वो आसानी से डेवलप हो पाते हैं। बाकी इनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। तो ये दो तरह के एनिमल होते हैं डेवलपमेंट के बेसिस पर या टाइप्स ऑफ एग के बेसिस पर, एमनियोड्स टाइप के और एन एमनियोड्स टाइप के। अब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत उसके बारे में जान लेते हैं कि इनका वर्क क्या क्या होता है। जैसे एमनियन जो होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं ड्राई एटमॉस्फेयर से या शॉक से प्रोटेक्शन देते हैं, क्योंकि ये वेट कंडीशन प्रोवाइड करते हैं एमनियन। और कोरियन की बात करें तो कोरियन जो होते हैं उनमें ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, और ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है? गैस एक्सचेंज करने का, यानी रेस्पिरेशन की तरह वर्क करते हैं। ये आउटसाइड एनवायरनमेंट से गैसेस एक्सचेंज कर देते हैं। अलंटॉइस जो लेयर होती है वो क्या करती है? वो वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करने का काम करती है, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये वर्क करते हैं। और योग सैक के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, वाइटाइलोजेनेसिस प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ी होगी कि योग की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है बर्ड्स में। बर्ड्स में ही सबसे ज़्यादा योग प्रेजेंट होता है, तो इसलिए ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं और आगे चलकर ये सर्कुलेटरी सिस्टम को भी डेवलप करने में हेल्पफुल होते हैं। अब इस तरीके के एग जिनमें ये सारी की सारी लेयर पाई जाती हैं और इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट का सेल भी पाया जाता है, उनको बोला जाता है क्लेडॉइक एग। और जिनमें ये सब नहीं पाया जाता है, यानी एन एमनियोड्स टाइप के जो एग होते हैं जो वाटर में पाए जाते हैं, उनको नॉन क्लेडॉइक एग बोला जाता है। तो क्लेडॉइक एग किस में पाए जाएंगे? रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में। और नॉन क्लेडॉइक एग किस में पाए जाएंगे? वो फिशेस और एम्फीबियंस में पाए जाएंगे। तो चलिए इस डिटेल में स्टडी करते हैं चिक के डेवलपमेंट की। तो इसमें कौन कौन सी स्टेज होंगी ये आप लोग पहले जान ही चुके हैं। गैमेटोजेनेसिस पाया जाएगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा उसमें, फिर क्लीवेज आएगा, ब्लास्टुलेशन होगा, गैस्टुलेशन होगा और ऑर्गन के डेवलपमेंट होगा। तो किस तरीके से ये सारी की सारी प्रोसेस कंप्लीट होती हैं वो स्टडी करते हैं। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस हम लोगों को पता है कि इसमें दो स्टेज पाई जाती हैं, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस किस तरीके से होता है चिक में? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस टेस्टिस में चलती है। किस तरीके से प्रोसेस चलती है वो देख लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर डायग्राम में शो किया गया है, जो ये हैं जो एक टेस्टिस प्रेजेंट है, यहाँ पर वन पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस चलती है और स्पर्म की फॉर्मेशन होकर
यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। ये वासा एफरेंशिया ट्यूब है और यहाँ से वासा डिफरेंशिया ट्यूब स्टार्ट हो जाती है और फिर यहाँ से स्पर्म बनकर यहाँ पे सेमनीफेरस वेसिकल प्रेजेंट होती है, वहाँ पर स्टोर कर रख दिए जाते हैं। तो इनकी लेबलिंग कर लेते हैं। इस तरीके से होते हैं, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं और ये वॉल्फियन डक्ट बोलते हैं इसको। साथ में इसको यूरोजेनेटल सिस्टम प्रेजेंट होता है, मेटानेफ्रिक किडनी प्रेजेंट होती हैं बर्ड्स में। तो ये वो डायग्राम शो किया गया है। और स्पर्म की जो फॉर्मेशन होती है उसमें एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, हेड प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, मिडल पीस और टेल प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से ये फॉर्मेशन हो जाती है। तो उसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में? इसमें 3 स्टेज प्रेजेंट होती हैं। पहली जो होती है वो मल्टीप्लिकेशन फेज होती है, दूसरी ग्रोथ फेज होती है और तीसरी मैच्योरेशन फेज प्रेजेंट होती है। अब मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन फेज में टेस्टिस के अंदर जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर कुछ जर्मिनल एपिथेलियल लेयर प्रेजेंट होती है। जर्मिनल एपिथेलियल लेयर से सेल्स डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं। सोमैटिक सेल होते हैं तो इसलिए उनमें कौन सी साइकिल चलती है? माइटोसिस साइकिल चलती है। तो माइटोसिस साइकिल की वजह से ये डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं। पहले 1 से 2 बन जाते हैं, 2 से 4 बन जाते हैं और 4 से 16 और इस तरीके से इनमें डिवीजन चलता रहता है। तो ये वाली जो फेज होती है वो मल्टीप्लिकेशन फेज होती है। नाम से ही पता चल रहा है मल्टीप्लिकेशन फेज, यानी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 से 4 हो रहे हैं, 4 से 8 हो रहे हैं, 8 से 16, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। और मल्टीप्लिकेशन में भी डिवीजन किस तरीके से हो रहा है? माइटोसिस टाइप से। इसलिए 2n वाले जो हैं वो 2n में ही डिवाइड हो जा रहे हैं। मतलब क्रोमोसोम का जो नंबर है वो डिक्रीज नहीं हो रहा है, सेम है, और सेल की जो नंबरिंग है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन फेज से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की फॉर्मेशन हो जाती है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की जब फॉर्मेशन हो जाती है फिर उसमें नेक्स्ट फेज आती है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में इसकी ग्रोथ होती है। ग्रोथ कैसे होगी? न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा सर्टोली सेल से। ये आप लोग स्टडी कर ही चुके हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो इसकी ग्रोथ हो जाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की ग्रोथ फेज में, और कुछ नहीं होता। उसके बाद अगली फेज आ जाती है, उसे मैच्योरेशन फेज बोलते हैं। मैच्योरेशन फेज में क्या होता है? इसमें अब मियोसिस साइकिल चलेगी। मियोसिस में भी M1 साइकिल जो होती है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट कर देती है। और ये जो साइकिल होती है ये रिडक्शनल डिवीजन होती है, इसलिए इसमें जो क्रोमोसोम के नंबर हैं वो हाफ हो जाते हैं, यानी डिप्लॉयड कंडीशन से हैप्लॉयड कंडीशन में आ जाते हैं। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं। फिर इसमें M2 साइकिल चलेगी दोनों में। M2 साइकिल चलने से क्या होता है? इनमें फिर से डिवीजन हो जाता है और ये एक जो सेल होता है उससे 4 स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से पहले M1 साइकिल से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की फॉर्मेशन हो जाती है और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में M2 साइकिल चलती है तो स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। अब क्योंकि ये वाले जो स्पर्म होते हैं वो ट्रेवल नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके पास टेल नहीं होती है, तो टेल की फॉर्मेशन करने के लिए एक और प्रोसेस चलती है जिसको स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। तो फिर इसमें टेल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है बर्ड्स में। अब बात करते हैं oogenesis किस तरीके से होता है। तो oogenesis में भी सबसे पहले इनके ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं। तो जो फीमेल की बात करें हम, फीमेल में ओवरीज प्रेजेंट होती हैं यहाँ पर, और ये ओवरीज के साथ साथ ओविडक्ट प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे क्लोका प्रेजेंट होते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं किस तरीके से होता है इसमें oogenesis की प्रोसेस। तो सबसे पहले हम इसमें ये इनके पार्ट्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो सब बर्ड्स जो होते हैं, बर्ड्स में केवल एक ही ओवरी प्रेजेंट होती है, लेफ्ट वाली ओवरी प्रेजेंट होती है। राइट वाली जो ओवरी होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है, या होती है तो वो वेस्टिजियल टाइप की होती है, यानी अनडेवलप्ड होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें फ्लाइट एडेप्टेशन पाया जाता है। क्योंकि इनको फ्लाइट करना होता है, उड़ना होता है, तो उसके लिए जितना वेट कम होगा उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर 2 ओवरी होंगी तो वेट ज़्यादा हो जाएगा बॉडी में, तो इसलिए नेचुरली ये प्रोसेस होती है कि इसमें केवल एक ही ओवरी पाई जाती है और वो भी लेफ्ट ओवरी पाई जाती है। राइट ओवरी इनमें अनडेवलप होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। अब इसमें oogenesis की जो प्रोसेस चलती है वो ओवरीज में चलती है यहाँ पे,
और फिर यहाँ से जो एग बन जाते हैं, एग बनने के बाद वो ओविडक्ट में ट्रांसफ़र होने लगते हैं, यानी यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे और फिर यहाँ से ये यहाँ से ट्रेवल करते 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 यहाँ तक पहुँच जाते हैं वजाइना तक, और फिर क्लोका से ये बाहर निकल जाते हैं। अब ये प्रोसेस किस तरीके से होती है oogenesis की, उनको भी 3 फेज में डिवाइड किया जाता है। पहला फेज वही है मल्टीप्लिकेशन फेज, फिर ग्रोथ फेज और फिर मैच्योरेशन फेज। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज की। मल्टीप्लिकेशन फेज सेम वैसे ही जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में होता है वैसे ही होगा। जो ओवरीज होती हैं, ओवरीज में जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होती हैं, तो जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स से सोमेटिक सेल यानी कि ये वाली जो सेल होती हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल, वो निकलती रहेंगी और उनमें मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा। मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होगा? माइटोसिस की तरीके से होगा, क्योंकि ये सोमेटिक सेल्स हैं। तो ओगोनिया की फॉर्मेशन होती रहेगी और ओगोनिया में डिवीजन चलता रहेगा। क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा यहाँ पर भी 2n, और जो सेल्स हैं वो इंक्रीज होते रहेंगे। तो यानी 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से डिवीजन चलता रहेगा माइटोसिस साइकिल से, और प्राइमरी oocytes की फॉर्मेशन होती रहेगी मल्टीप्लिकेशन फेज में। कोई डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में होता है वैसे ही होगा। ये प्रोसेस कहाँ चलेगी? ये प्रोसेस ओवरीज में चलेगी। ये ओवरीज का डायग्राम आप लोगों को शो किया जा रहा है यहाँ पर। फिर क्या होगा? ग्रोथ फेज आ जाएगी। ग्रोथ फेज में क्या होगा? ग्रोथ फेज में वाइटेलोजेनेसिस वाली प्रोसेस चलने लगेगी। वाइटेलोजेनेसिस वाली प्रोसेस में क्या होता था? वाइटेलोजेनेसिस वाली प्रोसेस में ये होता था कि जो एग होता है वो एग ब्लड वेसल्स के द्वारा जो फॉर्मेशन होती है फैट की और प्रोटीन्स की, उनको स्टोर करना स्टार्ट कर देता है एग के अंदर ब्लड वेसल्स के द्वारा। अब ये प्रोसेस किस तरीके से होती है, इसको वाइटेलोजेनेसिस बोला जाता है। वाइटेलोजेनेसिस की स्टडी करने के लिए आप लेक्चर देख सकते हैं वाइटेलोजेनेसिस का, उसमें आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। तो होता क्या है, जब ये फॉर्मेशन होती है तो योक जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है oocytes में। अब इसमें भी अलग अलग तरीके के योग की लेयर बनने लगती हैं। सबसे पहले व्हाइट योग बनता है, फिर उसके ऊपर येलो योग बनता है, फिर उसके ऊपर व्हाइट योग, येलो, व्हाइट, येलो, व्हाइट, येलो, ऐसे कर 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 योग की फॉर्मेशन कर दी जाती है। और जो एग होता है, क्योंकि योग का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से जो साइटोप्लाज्म होता है एग का वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसलिए इनके जो एग होते हैं बर्ड्स के, इनमें योग ज़्यादा होता है तो इनको मैक्रोलेसिथल एग बोला जाता है। और यहाँ पर ये जो कुछ पोर्शन प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के नीचे, उसे न्यूक्लियस ऑफ पेंडर बोला जाता है। और ये जो एक आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, इसको लेटिब्रा बोला जाता है। तो इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाती है, और जो ये पूरा कंप्लीट ओवम होता है, या हम प्राइमरी oocytes बोल सकते हैं इसको। तो प्राइमरी oocytes के लास्ट में जो मेम्ब्रेन होती है वो व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर जो ओवरीज होती हैं, ओवरीज से ग्रोथ फेज में जो प्राइमरी oocytes होती है उसकी ग्रोथ हो जाती है। और ग्रोथ होती कैसे? वाइटेलोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा होती है। तो इस तरीके का जो प्राइमरी oocytes है वो फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये प्राइमरी oocytes जो है ओवरी से ट्रांसफर कर दिया जाएगा ओविडक्ट में। तो प्राइमरी oocytes को ट्रांसफर कर दिया गया ओविडक्ट में। अब यहाँ पर इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो फर्टिलाइजेशन कॉपुलेशन के द्वारा होगा। जो भी मेल जो होते हैं रोस्टर्स और फीमेल जो होती हैं हैन, उनके बीच में कॉपुलेशन प्रोसेस होगी। तो मेल क्लोका के द्वारा फीमेल क्लोका में स्पर्म को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और ये ट्रांसफर होने के बाद ओविडक्ट में जो ये एग अभी यहाँ पर पहुंचाया गया था प्राइमरी oocytes, उससे जाकर ये फर्टिलाइज करेगा। फर्टिलाइज करने के लिए भी जो फर्टिलाइजेशन कौन सी स्टेज पर होगा? फर्टिलाइजेशन की जो स्टेज है वो ये स्टेज है। यहाँ पर जो प्राइमरी oocytes पहुंच गया था उसमें पहले M1 प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। M1 प्रोसेस कंप्लीट होने की वजह से इसमें क्या होगा, एक तो सेकेंडरी oocytes की फॉर्मेशन हो जाएगी और फर्स्ट पोलर बॉडी की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये जो सेकेंडरी oocytes है इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, यानी यहाँ पर जो ये स्टेज आ चुकी है, अब ये मैच्योरेशन फेज में आ चुके हैं। मैच्योरेशन फेज में स्पर्म का अट्रैक्शन हो जाता है सेकेंडरी oocytes के साथ और दोनों में फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर इसमें M2 वाली जो
साइकिल है वो चलती है और उसकी वजह से एक और ओवम की फॉर्मेशन हो जाती है और एक सेकेंडरी बॉडी की फॉर्मेशन हो जाती है। बाकी ये जो प्राइमरी पोलर बॉडी बनी थी उनमें भी डिवीजन इसी तरीके से होता है और उनमें 2 पोलर बॉडी की फॉर्मेशन हो जाती है। तो होता क्या है, इनमें मैच्योरेशन फेज में एक ओवम की फॉर्मेशन होती है, वो पोलर बॉडी की फॉर्मेशन हो जाती है। ये आप लोग स्टडी कर ही चुके थे oogenesis में किस तरीके से साइकिल चलती है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाती है, फर्टिलाइजेशन इस तरीके से हो जाता है और oogenesis की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। लेकिन oogenesis के बाद अब इसमें डिफरेंस ये होता है बर्ड्स के डेवलपमेंट में। देखिए जो मुर्गी होती है, मुर्गी एक दिन में डेली 1 अंडा तो दे ही देती है या 2 अंडे या 3 अंडे दे देती है। तो इसमें ये जो प्रोसेस है वो डेली चलती रहती है। तो एग की जो फॉर्मेशन है वो डेली बेसिस पे होती ही रहती है। अब ये डेली बेसिस पे एग की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है वो देख लेते हैं। पहली बात तो जो मुर्गियां होती हैं उनमें 2 तरीके के एग पाए जाते हैं। एक तो होता है फर्टिलाइज्ड एग और एक होता है अनफर्टिलाइज्ड एग। तो आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि जो ऑमलेट बनाते हैं घरों में, तो उनमें क्या होता है, उनमें जो है चूजे की फॉर्मेशन होती ही नहीं है, उनमें कोई भी एनिमल नहीं निकलता है। उनमें केवल क्या होता है, योग प्रेजेंट होता है और प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो वो किस तरीके से फॉर्मेशन होती है, क्यों नहीं निकलता है उसमें चूजा और क्यों निकलता है किसी किसी में, वो देख लेते हैं। तो होता क्या है कि जब ये यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो चुका है, अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद इस ओवम में काफ़ी सारी लेयर जो हैं वो ऐड की जाएंगी ओविडक्ट के द्वारा। ये ओविडक्ट जो है इसके द्वारा काफ़ी सारी लेयर ऐड की जाती हैं, तब एक एग की फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। वो किस तरीके से होती है उसको बोला जाता है फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। अब देखिए प्राइमरी एग मेम्ब्रेन और सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन में डिफरेंस क्या होता है। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन उनको बोला जाता है जो मेम्ब्रेन ओवरीज के द्वारा दी गई हो। ठीक है, ओवरीज के द्वारा कौन सी मेम्ब्रेन दी गई थी, ओवरीज के द्वारा वाइटलाइन मेम्ब्रेन दी गई थी। इसके साइड साइड में एक वाइटलाइन मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी जो मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे कि ये डायग्राम में देख लीजिए, यहाँ पर शो किया जाएगा। तो यहाँ पर ये वाइटलाइन मेम्ब्रेन पहले से प्रेजेंट थी, तो इसको बोला जाएगा प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, क्योंकि ये ओवरीज के द्वारा दी गई है, पहले दी गई है इसलिए। अब जो मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होगी वो ओविडक्ट के द्वारा होगी, तो इसलिए अब इनको बोला जाएगा सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। यानी प्राइमरी एग मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन कौन करता है, ओवरीज करती हैं, और सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन कौन करता है, वो ओविडक्ट के द्वारा होती है। तो होता क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, तो ये ओवम जो है वो ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देगा। तो ओविडक्ट का जो पहला पोर्शन होता है जिसे मैग्नम बोलते हैं, मैग्नम के द्वारा कुछ लेयर इसमें ऐड की जाती हैं। कौन कौन सी लेयर ऐड की जाती हैं, तो सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, ये कैलेजी की फॉर्मेशन हो जाती है। कैलेजी, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा होगा एग में प्रेजेंट होता है, ये इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि एग में रोटेशन अंदर ना हो, फिक्स रहे एक तरीके से। फिर क्या होता है, कुछ एल्ब्यूमिन की फॉर्मेशन हो जाती है जब ये थोड़ा और आगे ट्रेवल करता है, तो यहाँ पर एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होती है वो ऐड कर दी जाती है। 2 लेयर होती हैं एल्ब्यूमिन की, एक इंटरनल लेयर होती है और उसके ऊपर एक एक्सटर्नल लेयर होती है। फिर थोड़ा और ट्रेवल करेगा मैग्नम्स के बाद, ये आगे चलकर इस्थमस में जाएगा, तो इस्थमस में इसमें 2 लेयर और ऐड कर दी जाती हैं। ये लेयर जो होती हैं वो केराटिन फाइबर की बनी हुई होती हैं। 2 लेयर होती हैं, एक ये इंटरनल वाली लेयर हो गई और ये दूसरी आउटर वाली लेयर हो गई। इन दोनों लेयर के बीच में यहाँ पर इस साइड पर एक एयर स्पेस प्रेजेंट होता है। ये एयर स्पेस इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि जो भी रेस्पिरेशन के द्वारा गैस इनहेल या एक्सहेल की जाए वो यहाँ पर आसानी से, थोड़ी बहुत स्पेस प्रेजेंट होने की वजह से वर्क आसानी से हो जाए, यानी रेस्पिरेशन आसानी से हो जाए, इसलिए यहाँ पर कुछ एयर स्पेस प्रेजेंट होती हैं। ये दोनों एयर स्पेस किसके द्वारा प्रेजेंट होती हैं, इस्थमस के द्वारा जो लेयर प्रोवाइड कराई गई हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, उनके बीच में प्रेजेंट होती हैं। फिर इस्थमस के बाद ये जो ओवम है वो आगे और ट्रेवल करेगा और अगले जो पार्ट है यूटेरस, उसमें पहुंच जाएगा। अब यूटेरस से क्या होता है, यूटेरस में कैल्शियम कार्बोनेट का जो सेल होता है वो बनाया जाता है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर जो है वो यूटेरस के द्वारा यहाँ पर ऊपर ट्रांसफर कर दी जाती है।
तो अब ये जो एग है वो कंप्लीट एग की फॉर्मेशन हो चुकी है और फिर यूटेरस से ये ट्रांसफर कर दिया जाता है नीचे वजाइना से होता हुआ क्लोका में, और क्लोका के बाद ये ट्रांसफर कर दिया जाता है, बाहर रिलीज कर दिया था या ले कर दिया जाता है लैंड पर। तो इस तरीके से एग की फॉर्मेशन हो जाती है। अब बात करते हैं कि जो एग होते हैं मुर्गी के द्वारा जो दिए जाते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है फर्टिलाइज्ड एग, यानी अगर इनमें स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइजेशन इस स्टेज पे हो गया है, अब जो डेवलपमेंट होगा ऊपर से लेयर की फॉर्मेशन होगी और एग की जो फॉर्मेशन होगी उसमें तो चिक निकलेगा, यानी इनमें चूजा की फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगी इस तरीके के एग में, फर्टिलाइज्ड एग में। दूसरे टाइप के जो होते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं। अनफर्टिलाइज्ड एग में क्या होता है, ओवम की फॉर्मेशन हो जाती है लेकिन यहाँ पर कोई भी स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, अभी इनके ऊपर लेयर ऐड कर दी जाती हैं और लेयर ऐड करने के बाद फॉर्मेशन सेम टू सेम ऐसी ही होती है जैसी यहाँ पर होती है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही है कि इनके जो न्यूक्लियस हैं वो आपस में फर्टिलाइज नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी एग की फॉर्मेशन तो हो ही जाती है। तो ये सारी की सारी जो प्रोसेस है वो टोटल 21 आवर्स में कंप्लीट हो जाती है और इसीलिए मुर्गी जो है एक दिन के अंदर एग की फॉर्मेशन कर देती है डेली बेसिस पर। यानी जो मुर्गियों के जो फॉर्म होते हैं उनमें जो एग पाए जाते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड एग प्रेजेंट होते हैं, और जो नॉर्मल कंडीशन में अगर पाए जाते हैं फर्टिलाइज्ड एग तो उनमें चिक की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यही डिफरेंस है। हम लोग जो एग खाते हैं ऑमलेट में वो हम अनफर्टिलाइज्ड एग खाते हैं, और जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं उनसे फॉर्मेशन हो जाती है, या तो मेल की फॉर्मेशन होगी या फीमेल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस तरीके से ये गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लीवेज किस तरीके से होता है और ब्लास्टुलेशन और गैस्टुलेशन की प्रोसेस किस तरीके से होती है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।